लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार, आदर, अभिनंदन, आभार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और बेहतर हैं। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि इस समय हम डीएलएड के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हल कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम आपके सामने 2017 का जो डीएलएड का पेपर हुआ था उसमें विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र किस प्रकार से आया था उसको जानेंगे और पूरे प्रश्न का एक बेहतरीन हल निकालेंगे, जिससे कि अगर आपको आगामी सत्र में पेपर देना है तो आपके लिए आपकी तैयारी में निश्चित रूप से सहायता मिलेगी और आपकी तैयारी और बेहतर हो पाएगी। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी इस प्रकार की वीडियो चैनल पर अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख सकें। इस चैनल पर लगभग सभी विषयों की प्रीवियस ईयर की वीडियो अपलोड होती रहती है, तो आप लोग जाकर उनको भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सेशन। आज हम सॉल्व करेंगे विज्ञान 2017 का जो डीएलएड का पेपर आया था फर्स्ट सेमेस्टर का, उसका हल निकालते हैं। पहले होते हैं बहुविकल्प। पहले आपको ज्ञात होगा कि पहले 5 प्रश्न बहुविकल्पीय होते हैं। प्रश्न पत्र 25 नंबर का होता है, 1 घंटे का समय होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को। पहला प्रश्न है आपके सामने, मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? आपके ऑप्शन थे फेफड़ा, गलफड़ा, त्वचा या उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा, मछली में जो श्वास लेने के लिए अंग पाया जाता है वो उनका गलफड़ा होता है। गलफड़ों से मछलियाँ पानी में सांस लेती हैं। मछलियों को जो है पानी में रहने के लिए 2 ही चीज़ें उनको उपयुक्त बनाती हैं। एक गलफड़ा जो उनको सांस लेने में मदद करता है, दूसरा उनका जो है एक रेखीय शरीर होता है जिससे कि उन्हें तैरने में आसानी होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1 गज बराबर होता है, आपके ऑप्शन है 5 फुट, 4 फुट, 3 फुट या 2 फुट। तो जो 1 गज होता है वो बराबर होता है लगभग 3 फुट के। तो ये जो तीसरा जवाब है आपका 3 फुट, ये आपका सही आंसर रहेगा, सा वाला। घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि है। अब देखिए, घुलनशील यानी जो उसमें द्रव में घुल जाए, पता ना चले कि क्या इसमें घुला था, उन पदार्थों को अगर हमें द्रव से पृथक करना है तो उनके लिए जो विधि अपनाई जाती है, कौन सी विधि है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है छानना, निथारना, तलछटीकरण या वाष्पन। तो देखिए, छानना उस विधि में उपयोग करते हैं जब उसमें घुलनशील नहीं रहते हैं द्रव, और तलछटीकरण मतलब जो पेंदी में बैठ जाए जिनका वजन ज़्यादा होता है, जब विलायक और विलय में दोनों में से किसी का वजन ज़्यादा होता है तो तलछटीकरण का प्रयोग करते हैं। और इसमें जो है घुलनशील पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि में हम वाष्पन का प्रयोग करेंगे। इस विधि में पानी जो है निकल जाएगा और आपका जो घुलनशील पदार्थ रहेगा ठोस वाला, वो खाली पानी वो हमारे बचेगा पात्र में। पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल, आपके ऑप्शन है पेशीय बल, विद्युतीय बल, चुंबकीय बल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जब भी हम कोई कार्य अपने मांसपेशियों के द्वारा कर रहे हैं तो उसमें पेशीय बल ही लगेगा। अगर हम कोई वजन उठा रहे हैं, अपने हाथों के द्वारा कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें हमेशा पेशीय बल लगेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था, चने के बीज की 2 हल्के पीले रंग की संरचना का क्या नाम होता है? अगर आप जो है चना अगर आपके घर में है तो चने को अगर आप भिगो के रखिए, उसको बाद में वो जब गीला हो जाता है तो उसको 2 टुकड़े करिए, तो जो दोनों टुकड़े होते हैं वो हल्के पीले रंग के होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? वही प्रश्न पूछा गया है। तो एक है बीजसोल, भ्रूण, बीजपत्र या मूलांकुर। तो उनको बीजपत्र कहा जाता है। जो हल्के पीले रंग के 2 भाग होते हैं उन्हें बीजपत्र कहा जाता है। अब बात करते हैं अतलवत्तीय प्रश्नों की। प्रश्न था, जलीय पौधों के तने एवं पत्ती की एक एक विशेषता बतानी थी हमें, यानी जो पानी में पौधे होते हैं उनकी तने एवं पत्तियों की विशेषता बतानी है। तो देखिए, जो पौधे होते हैं जलीय, इनका तना लंबा एवं मुलायम होता है और इनके तने में बहुत सारे असंख्य खाली स्थान होते हैं, कई कक्षस्थ होते हैं। और जो इनकी पत्तियां होती हैं जलीय पौधों की, ये इनके सतह पर एक मोम का जो है एक आवरण होता है, मतलब एक लेप होता है, जिससे कि ये पानी में डूब नहीं पाती हैं और पौधे को जो है जल की सतह पर स्थिर रखने में इन्हें सहायता प्रदान करती हैं। और इनके जो तने होते हैं इसमें खाली स्थान होता है, असंख्य कक्षस्थ पाए जाते हैं। ये आपके तने और पत्ती की विशेषता हो गई जलीय पौधों की। अब बात करते हैं कीटभक्षी पौधों की विशेषता का नाम लिखिए। तो देखिए, कीटभक्षी पौधे जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये कीटभक्षी यानी ये कीटों को खाते हैं। तो ये एक प्रकार से मांसाहारी पौधे होते हैं। अब ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इन्हें नाइट्रोजन की कमी रहती है, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये इस प्रकार जो है कीटों का भक्षण करते हैं और अपनी नाइट्रोजन की कमी पूरा करते हैं। तो जो कीटभक्षी पौधे एक प्रकार के मांसाहारी पौधे होते हैं और नाइट्रोजन की कमी के लिए कीटों का भक्षण करते रहते हैं। अब नाम हम बता दें आपको कीटभक्षी पौधों का। तो ये जो है कीटभक्षी पौधा होता है, एक होता है ड्रोसेरा, एक नाम ये याद कर लीजिए, और एक होता है डायोनिया। ये दोनों आपके कीटभक्षी पौधे के नाम हैं। अब अगर अगले प्रश्न की बात करें, वृत्तीय गति व घूर्णन गति का एक एक उदाहरण हमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप पृथ्वी की गति के बारे में जानते हो तो पृथ्वी वृत्तीय गति भी करती है और अपने अक्ष पर भी गति करती है, तो घूर्णन गति भी करती है।
तो आप दोनों में पृथ्वी भी लिख सकते हैं। पृथ्वी आपका सही जवाब है। पृथ्वी क्योंकि वृत्तीय गति करती है, क्योंकि वो सूर्य का चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर भी गति करती है, इसलिए वो उसका घूर्णन गति भी करती है। अगर आपको और ऑप्शन जानने हैं तो घूर्णन गति की, तो आपका जो छत का पंखा होता है, सीलिंग फैन, उसकी गति भी घूर्णन गति होती है। लट्टू होता है, उसकी गति भी घूर्णन गति होती है। तो ये सब आपके वृत्तीय गति एवं घूर्णन गति के उदाहरण हो गए। अब अगले प्रश्न की बात करें, सरसों की पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। तो देखिए, पुष्प जो होता है उसके 4 प्रकार होते हैं, चाहे सरसों का पुष्प हो या कोई भी प्रकार का पुष्प हो। पहला होता है बाह्य दलपुंज, ठीक है, नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, बाह्य दलपुंज। दूसरा होता है दलपुंज। तीसरा होता है आपका पुमंग और चौथा होता है जायांग। तो ये पुष्प के जो है 4 अंग होते हैं, ठीक है। अब आप अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। जो 10वां प्रश्न होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के डिग्री सेल्सियस में किस सीमा के अंतर्गत तक माप सकते हैं। यानी जो हम अपना तापमान, शरीर का बुखार जब होता है, नाप कराने जाते हैं, तो उसको हम मानव शरीर के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड में किस सीमा के अंतर्गत तक नाप सकते हैं। तो जो इसमें हम डॉक्टरी थर्मामीटर की बात करें, इसमें जो तापमान नापा जाता है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लगभग 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम नाप सकते हैं। ये इसका जवाब होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पेड़ पौधों में जो अलैंगिक जनन की विधियां होती हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं। तो आप लोग याद रखिए, पहले जानते हैं अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक प्रजनन की बात करें तो जब प्रजनन में जो लैंगिक अंग होते हैं वो शामिल नहीं होते तो वो अलैंगिक जनन होता है। यानी जब पेड़ पौधों में प्रजनन उनके लैंगिक जनन के अतिरिक्त किसी अन्य विधि, जैसे पेड़, जैसे उनका पत्ती, तना या जड़ के द्वारा होता है, तो वो प्रक्रिया आपकी अलैंगिक प्रजनन या कायिक प्रवर्धन भी कहलाती है। इसमें उनके जनन अंग शामिल नहीं होते हैं, इसमें सीधा नए बीज का निर्माण होता है। और लैंगिक जनन में आपका युग्मनस का निर्माण होता है पहले। तो जो अलैंगिक जनन की विधियाँ होती हैं, ये मुकुलन हो गया, आपका विखंडन हो गया, मुकुलन, विखंडन, खंडन, ये सब आपकी अलैंगिक जनन की विधियाँ हो गई। ये आपकी विधियों के नाम खाली लिखने थे, मुकुलन, विखंडन, खंडन और कायिक प्रवर्धन, ठीक है। ये आपके जो है अलैंगिक जनन के उदाहरण हो गए। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा लघुत्तरीय प्रश्न। तो लघुत्तरीय प्रश्न था कि पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं एवं पौधों में अनुकूलन हेतु क्या क्या विशेषताएं होती है। यानी जो पहाड़ों पे पेड़ पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं उनकी विशेषता हमें बतानी है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो यहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं या जंतु होते हैं, इनका रंग प्राय हल्का सफ़ेद या हल्का होता है, जिससे इन्हें वहाँ पे गर्मी में रहने में आसानी होती है। उस मौसम के साथ ही अपना सामंजस्य बिठा लेते हैं, यानी संतुलन करने में सहायता होती है। और जो पर्वतीय क्षेत्र के जंतु गर्मी या पतझड़ में बहुत ज़्यादा भोजन करते हैं, माफ़ कीजिएगा, गर्मी के मौसम में ये बहुत ज़्यादा भोजन करेंगे और जो इनके अंदर ऊर्जा है वो वसा के रूप में संचित हो जाती है। और ठंडियों में ये बहुत कम खाना खाते हैं, केवल जो है इनका उत्सर्जन बहुत कम होता है ठंडी में, क्योंकि ये गर्मी में ऊर्जा का संचारण कर चुके हैं वसा के रूप में। और पौधों की पत्तियों की बात करें, यहाँ पे जो पर्वतीय क्षेत्रों में पौधे पाए जाते हैं, इनकी पत्तियाँ जो है नुकीली एवं कांटेदार होती हैं। नुकीली इसलिए होती हैं क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी होती है, तो जो बर्फ इस पत्तियों पर टिकी ना रहे, वो नीचे आराम से गिर जाए, और ये पत्तियाँ जल्द ही गिर भी जाती हैं। तो ये आपकी पर्वतीय क्षेत्रों के जंतुओं में पौधों की विशेषताएं होगी। अब बात करते हैं गति के नियम की। गति किसे कहते हैं सबसे पहले जानेंगे, और गति के नियम कौन कौन से ये जानेंगे। तो गति यानी जब कोई वस्तु अपने किसी स्थिति में है और किसी दूसरी स्थिति के सापेक्ष समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो कहा जाएगा कि वो वस्तु गति में है। यानी जब किसी वस्तु का किसी दूसरे वस्तु की स्थिति के सापेक्ष समय के साथ साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो, तो वो गति कहा जाएगा कि वो वस्तु गतिमान अवस्था में है। यानी आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, यानी जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष अपनी अवस्था में परिवर्तन कर रही हो या उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा हो, तो ऐसा माना जाएगा कि वो वस्तु गति की अवस्था में है। अब गति के 3 नियम होते हैं। न्यूटन ने जो गति का नियम दिया था, वो पहला नियम था न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है या गति की अवस्था में है तो वो तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उसकी अवस्था में कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास ना किया जाए। ये आपका पहला नियम हो गया। और अब बात करते हैं दूसरे नियम की। यानी न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें लगने वाले त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी बराबर होता है, F बराबर ma। ये आपका न्यूटन का दूसरा नियम था। और तीसरे नियम की बात करें तो अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु उसी मात्रा में
विपरीत दिशा में हमारे ऊपर बल लगाती है। यानी कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं F, तो वो वस्तु भी हमारे ऊपर -F मात्रक का बल लगाएगी। यानी किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर अगर हम कोई बल लगा रहे हैं तो वो वस्तु भी हमारे ऊपर विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन यानी तृतीय नियम हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। गति और गति के 3 नियम। अमरबेल, सिंघाड़ा एवं आर्किड में किस किस प्रकार की जड़ें सहारा देने वाली होती हैं और किस प्रकार से एक दूसरे की भिन्न होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अमरबेल की। तो ये अमरबेल जो है एक प्रकार का परजीवी पौधा होता है, जान लीजिए आप लोग। अमरबेल एक प्रकार का परजीवी पौधा होता है और इसमें जो जड़ें पाई जाती हैं वो चूसक जड़ें पाई जाती हैं। अमरबेल में जो है परजीवी पौधा, इसमें चूसक जड़ें पाई जाती हैं और ये जो अपने आधार पौधे यानी ये एक पौधे पे ही चिपकी रहती हैं और जो उनका आधार पौधा होता है यानी जिस पे लपेटी रहती हैं, उससे ही अपना जो है खनिज पदार्थों का अवशोषण करती रहती हैं। अब बात करते हैं सिंघाड़ा की। तो सिंघाड़ा में जो जड़ें पाई जाती हैं वो प्रकाश संश्लेषी होती हैं। यानी ये वायुमंडल से, ये सिंघाड़ा की जड़ें वायुमंडल से वाष्प के माध्यम से जल का अवशोषण करती रहती हैं और अपने सूर्य का अवशोषण करती। सूर्य की सिंघाड़ा की जो जड़ें होती हैं वह वायुमंडल की नमी से जो है अपने जल की मात्रा को पूरी करती हैं और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाती रहती हैं। तो जो सिंघाड़ा में जड़ें पाई जाती हैं वो प्रकाश संश्लेषी जड़ें पाई जाती हैं। अब बात करते हैं आर्किड में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। तो आर्किड में जो है आर्द्रताग्राही जड़ें पाई जाती हैं। आर्किड जो होता है इसमें आर्द्रताग्राही जड़ें पाई जाती हैं। ये नमी को अवशोषित करती हैं। आर्द्रताग्राही यानी आर्द्रता मतलब होता है ये नमी है, उसको जो ग्रहण करे वही होता है आर्द्रताग्राही। तो ये एक प्रकार से जो है आपने तीनों के बारे में जाना कि किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के मापक बर्तनों का उपयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं, लिखिए। देखिए, मापक बर्तन यानी जिससे हम किसी चीज़ को जो है मापते या तौलते हैं वही मापन होता है। अब बात करते हैं सबसे पहले नपना ग्लास। यानी कोई आपके घर में अगर आप खाना बनाते होंगे तो एक निश्चित नाप का एक मापक बनाया होगा, इससे हमें चावल बनाना है, इससे हमें क्या करना है, एक पात्र का होगा कि इससे हमें इतना पानी डालना है, तो वही आपका नपना होता है, उसे ही कहते हैं। अब यहाँ पे नपना ग्लास की बात करें तो ये जो है दवा मापने के लिए कह सकते हैं आप लोग। और अगला बात करें नपना बेलन जो होता है, ठोस वस्तु बेलन जो होता है एक नपना बेलन होता है, इससे ठोस वस्तु का आयतन हम ज्ञात करते हैं। और बात करते हैं लीटर का। तो लीटर से हम जो है कोई भी द्रव पदार्थ या दूध नापने के लिए कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि मापक बर्तनों का उपयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं, ये आप जानते ही होंगे, उम्मीद करते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठोस द्रव एवं गैस की आणविक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। बात करते हैं ठोस द्रव गैस। ये जो पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। अगर हम ठोस की बात करें तो ठोस में जो उनके अणु होते हैं ये एक दूसरे से बहुत चिपके हुए होते हैं, इनमें अंतरा आणविक बल बहुत अधिक होता है। ये इस प्रकार से एक दूसरे से इनके जो आकार एवं आकृति होती है बहुत ही निश्चित होती है, इनकी आकार एवं आकृति, और इनके जो अणु होते हैं एक दूसरे से चिपके होती हैं, इनमें संयोजक बल बहुत ज़्यादा होता है, अंतरा आणविक बल जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम द्रव की बात करें तो इसमें ठोस की अपेक्षा जो है इसके अणु थोड़ा दूर दूर रहते हैं और इसमें जो बल लगता है एक दूसरे के प्रति आकर्षण वाला अंतरा आणविक बल, ये ठोस की अपेक्षा कम होता है और इनका जो है आकार पात्र के आकार का होता है, आयतन जबकि निश्चित होता है। अब बात करते हैं अगर गैस की, तो इसमें जो है दोनों के मुकाबले जो है इनके बीच पर अणु के बीच लगने वाला अंतरा आणविक बल बहुत कम होता है, द्रव की अपेक्षा भी कम होता है और इनका आकार एवं आकृति दोनों निश्चित नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम इनकी संरचना बना सकते हैं और लिख सकते हैं कि ठोस में जो अंतरा आणविक बल या सहसंयोजक बल जो अणुओं के बीच लगता है सबसे ज़्यादा होता है, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम होता है। और ठोस की आकार एवं आकृति निश्चित होती है, जबकि द्रव की आकार जो है पात्र के आकार का होता है, जबकि आयतन निश्चित होता है, एवं गैस का आयतन व आकार दोनों निश्चित नहीं होता है। अब बीजों के प्रकीर्णन किस किस माध्यम से होते हैं हमें ये बताना है। तो देखिए, बीजों का जो प्रकीर्णन होता है वो कुल मिला के हम कई माध्यमों से लिख सकते हैं। वायु द्वारा हो सकता है आपका प्रकीर्णन, है ना, कीट भक्षी के द्वारा मतलब कीट पतंगों के द्वारा हो सकता है, पानी के द्वारा हो सकता है, जंतुओं के द्वारा हो सकता है, मानव के द्वारा हो सकता है और स्फुंठन या पक्षियों के द्वारा हो सकता है। यानी वायु द्वारा हो सकता है आपका, कीट पतंगों के द्वारा हो सकता है, जंतुओं के द्वारा हो सकता है, पक्षी के द्वारा भी हो सकता है। इस प्रकार से प्रकीर्णन हो सकता है। जैसे अगर बात करें हम जंतुओं के द्वारा, तो मान लीजिए कोई जंतु कहीं पे अपना भोजन कर रहा है, उसके कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज जो है नुकीले या कांटेदार होते हैं, तो उसके शरीर में चिपक जाते हैं और वहाँ से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। इस प्रकार से जंतुओं द्वारा हो सकता है। वायु में मतलब हवा चल रही है तो कोई, अगर आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही पेड़ पे कोई दूसरा पेड़ लगा दिख रहता है, यानी किसी घर की दीवार पे पेड़ लगे रहते हैं। तो ये सब इसी प्रकार के प्रकीर्णनों के द्वारा वहाँ पे बीज का निर्माण होता है और वो पौधे बन जाते हैं।
अगर अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न जो है आपका बीजों के अंकुरण का नामांकित चित्र बनाइए। तो अगर हम बीजों के अंकुरण की बात करते हैं तो ये देखिए बीजों का अंकुरण यही है। देखिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ये होता है, सेकंड ये होता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसी प्रकार से हमारा जो है बीजों का अंकुरण होता है। और ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे भ्रूण निकलता है, फिर भ्रूणकोश निकलता है, फिर बीजपत्र यहाँ पे निकलना चालू हो गया और एक प्रकार से यहाँ पे जड़ें बनना चालू हो गई और एक नए पौधे का निर्माण हो गया। फर्स्ट ट्रू लीव यानी ये जो पौधे की जो पहली पत्तियाँ होती हैं ये निकल गई और नए पौधे का निर्माण हो गया। तो इसी प्रकार से आपको जो है पौधे के अंकुरण का एक सचित्र वर्णन करना रहेगा, आपको इसके बारे में लिखना रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन अच्छा लगा। और आपको सेशन अच्छा लगा